दोस्तों, एक महिला दरोगा गुस्से से बौखलाई और एक मुजरिम पर टूट पड़ती है। वो उसे इतनी बेरहमी से मारती है कि पसीने से भीगी वर्दी, बिखरे बाल और टूट चुका कंगन सब इस टकराव की गवाही देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मुजरिम फिर भी नहीं टूटा, क्योंकि उसे पता था कि अगर एक बार जुर्म कबूल कर लिया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उधर दरोगा मैडम पर भी केस सुलझाने का जबरदस्त दबाव था। चारों तरफ से फोन की घंटियां, ऊपर से अफसरों का दबाव। लेकिन वो 3 दिन तक हर तरीका आजमाती है, साम दाम दंड भेद, फिर भी मुजरिम झुकता नहीं। और ये कोई आम केस नहीं था। मामला था एक लड़की का, जो रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। और चौंकाने वाली बात यह थी कि उस लड़की के पेट में एक मासूम जिंदगी पल रही थी। तो दोस्तों, ये है एक रहस्य, एक संघर्ष और इंसाफ की एक ऐसी घटना जो आपको झकझोर कर रख देगी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप भी ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी अनसुनी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के एक ज़िले की, जो एक लड़की, जिसका नाम बबली था, वह रहस्यमय तरीके से एक दिन गायब हो जाती है। जो उसके माता पिता होते हैं वह भागे भागे थाने आते हैं और एक लड़के के नाम कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। उस लड़के का नाम सौरभ होता है। वो कहते हैं कि सौरभ ने ही उनके बेटी को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है और उसने उसकी जान ले ली है, क्योंकि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। अब दोस्तों, इसके बाद सौरभ को पुलिस उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है और कहती है कि बता, लड़की कहाँ पर है। सौरभ कहता है, मुझे नहीं पता। अब दोस्तों, इस केस की चार्ज जो है, एक नई नवेली जो महिला दरोगा होती हैं, जिनका नाम पूनम था, उनको इस केस की जिम्मेदारी दी जाती है और सौरभ को उनके हवाले कर दिया जाता है। और उनके ऊपर कभी इनका फ़ोन, कभी उनका फ़ोन, तमाम फ़ोन आने लगते हैं कि कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढो, कैसे भी करके जो आरोपी है उसको सज़ा दिलवाओ। अब दोस्तों, 2017 मई का महीना था। मैडम जो है परेशान हो जाती हैं दोपहर में, और उसके बाद वह सौरभ के पास जाती हैं, जो कि थाने में एक बैर में बंद होता है। वह उससे बड़े प्यार से पूछती हैं कि पानी पियोगे। तो सौरभ कहता है कि हाँ, पीऊँगा। वह एक बोतल ली हुई थी, वह उसको देती है और फिर वह पानी पीता है। और उसके बाद फिर बोलती हैं कि सच सच बताओ, लड़की को कहाँ गायब कर दिया है तुमने। अब सौरभ कहता है कि मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। मैडम कहती हैं कि नहीं पता है, आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम सच सच बता दो। फिर वो कहता है, मैडम, मैं आखिरी बार ही कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। वो कहती हैं, नहीं पता है। सौरभ कहता है, नहीं पता है। अब दोस्तों, उसके बाद वो उसके ऊपर टूट पड़ती हैं और लातों से, हाथों से उसको इतना मारती है कि 5 ही मिनट के बाद जो है पूरी तरीके से पसीने से वो भीग जाती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त थी। अब बाल अस्त व्यस्त हो जाते हैं। एक कंगन था हाथ में, वो भी टूट जाता है और उसके बाद मारते मारते थक जाती हैं। सौरभ जो है वह दर्द से कराता है और वह बस यही कहता, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। उसके बाद वह कहती हैं कि शाम तक सबूत आ जाता है, फिर मैं तुझे देखती हूँ और तेरा वह हाल करूंगी कि तू सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिर उस पर सौरभ कहता है कि मैडम, जब सबूत आ जाएगा तभी कुछ करना, अभी से ही आप लोग मुझे क्यों इतना मार रहे हो। उसके बाद वह और 2-4 हाथ जमा देती हैं और उसके बाद फिर आगे अपने चेयर पर बैठ जाती हैं। तभी दोस्तों, जो बबली के माता पिता और उनकी तरफ से एक प्रधान जी होते हैं, जो कि उन लोगों की पैरवी कर रहे थे, वह वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि कोई रहम नहीं दिखाना, उसके ऊपर कोई दया नहीं करनी है और कैसे भी करके इस केस को सॉल्व करो। और जो है, जैसे उसने लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, वैसे उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद होनी चाहिए। अब दोस्तों, मैडम का दिमाग खराब था ही। उन्होंने प्रधान जी से कहा कि आपको कैसे पता कि उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब दोस्तों, जो प्रधान जी थे वे कहते हैं कि मुझे आप सिखा रही हो, इतने दिन से वह लड़की गायब है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, और आप कह रही हो कि मुझे कैसे पता। तो उसने बोली कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कहा कि उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, तो मैंने सोचा चलो आपको ही कुछ पता होगा और आपसे ही जानकारी लेकर फिर छानबीन करते। तो उन्होंने कहा कि मैं सब समझ रहा हूँ, और अगर 3 दिन में यह केस नहीं सॉल्व हुआ तो हम थाने का घेराव करेंगे और एसपी के पास जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, वह वहाँ पर से भौकाल जमाकर चले जाते हैं और उसके बाद वह परेशान हो जाती हैं और का वो सबूत आने का इंतज़ार कर रही थी, जो कि शाम तक आना था। तभी जो है सौरभ के माता पिता आते हैं और मैडम के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि मैडम, हम हाथ जोड़ते हैं,
मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने बोला कि आपको कैसे पता है, फिर क्यों इसके नाम ये कंप्लेंट किया गया है? तो उसके माता पिता कहते हैं कि मैडम, जो मेरा बेटा था पढ़ने में बहुत तेज था, बस उसकी नौकरी लगने ही वाली है। उससे जलने वालों ने यही सब किया है कि उसके ऊपर दाग लगाना चाहते हैं कि ताकि उसका करियर बर्बाद हो जाए, वह जो है उसकी नौकरी ना लग पाए। फिर मैडम कहती हैं कि चलो ठीक है, फिर तुम ही लोग बता दो कि आखिर लड़की कहाँ गई, किसने उसको गायब किया है। तो उसके माता पिता कहते हैं ये हम नहीं जानते हैं कि कहाँ गई, लेकिन इसने कुछ नहीं किया है। अब दोस्तों तभी उनके सामने जो सौरभ था उसके फ़ोन का पूरा कॉल डिटेल्स आ जाता है, और फिर वह देखती हैं कि वह बबली से दिन में 3 बार 4 बार बात किया करता था। अब मैडम जो है कहती हैं कि देखो ये है तुम्हारे बेटे की करतूत, और इसी ने ही कुछ किया है। तुम लोग भी जानते हो, और इसीलिए आप लोग उसे बचा रहे हो, छुपा रहे हो। कोई बचेगा नहीं। आखिर 4 4 बार वह दिन भर में बात क्यों करता था? अब उसके माता पिता सुनते हैं, वो भी चौंक जाते हैं। कहते हैं मैडम हम सच कह रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता है। लेकिन फिर मैडम कहती हैं कि गुनाह इसी ने ही किया होगा, आखिर क्यों बात करता था। फिर दोस्तों धीरे 50,000 निकालते हैं और उसके माता पिता जो है वह पूनम दरोगा मैडम को देते हैं और कहते हैं कि मैडम देख लेना, बच्चे की ज़िंदगी की सवाल है, बर्बाद हो जाएगी इसकी ज़िंदगी। हो सकता है कि बच्चों ने कुछ गलती कर ही दिया हो, बस आपके ही हाथ में है सब कुछ। तो वह कहती हैं कि ये पैसे अपने पास रखो, अगर इसने गुनाह किया होगा तो कितना भी पैसा लगा दोगे, ये बचेगा नहीं। और अगर गुनाह नहीं किया है तो तुम ये पैसे क्यों दे रहे हो? उसके बाद वो बौखला जाती हैं, कहती हैं बस अब आप लोग भी यहाँ से चले जाइए, हमको अपना काम करने दीजिए दोस्तों। वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो अपने सीनियर से बात करती हैं, इस केस के सिलसिले में परेशान रहती हैं। उसने कांपते हाथों से वह पर्चा उठाया जिसकी स्याही अभी भी ताज़ा थी, और उस पर लिखे एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ने लगी। हर पंक्ति में छिपे संकेत उसे कुछ और सोचने पर मजबूर कर रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गईं और माथे पर चिंता की लकीरें गहराने लगीं। उसके बाद वह धीरे धीरे थाने के उस हिस्से की ओर बढ़ी जहां पीछे बने बैरक में सौरभ को बंद किया गया था। जब उसके पास जाती हैं तो देखती हैं कि 2 कांस्टेबल उसको पीटे जा रहे हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं। अब वो देखती हैं तो उनको बोलती हैं कि ये क्या कर रहे हो, आप लोग क्यों मार रहे हो इसको? इसके बाद वो कहते हैं कि ये बड़ा शातिर है और ये कुछ भी नहीं बता रहा है, और जो है अभी कहाँ मार रहे हैं, अभी तो इसकी आरती उतार रहे हैं, अभी तो मारना बाकी है। मैडम ने सख्त लहजे में कहा, यह जिम्मेदारी मेरी है, मुझे पूछना है, मुझे क्या करना है ये मैं जानती हूँ। आप लोग यहाँ से जाइए। क्यों मार रहे हो आप लोग इसको दोस्तों? उसके बाद जो है वो दोनों कांस्टेबल है, चले आते हैं। अब जाहिर सी बात है किसी के कहने पर ही वो अपना काम कर रहे थे। उसके बाद जब कांस्टेबल चले आते हैं फिर वो जाकर बैठती हैं और बड़े प्यार से उससे कहती हैं कि देखो आखिरी बार पूछ रही हूँ, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारा सबूत आ चुका है। ये रहा तुम्हारा फ़ोन, इसकी सारी डिटेल्स हैं। मैडम ने सख्त लहजे में कहा, तुम दिन में 4 4 बार उस लड़की से क्या बात करते थे? आखिर क्या ज़रूरत थी, सच सच बता दो, तुम्हारा उससे क्या मतलब था? सौरभ ने सिर झुकाते हुए कहा, मैडम मैं उससे बात तो ज़रूर करता था, लेकिन मतलब मेरा नहीं था, मतलब तो बबली का ही था। मैडम ने आंखें संकरी करते हुए पूछा, क्या मतलब? उसका क्या मतलब था? सौरभ ने डरते हुए कहा, मैडम वो जो लड़की है बबली, उसका प्रधान के लड़के विक्की के साथ अफेयर था। उसने उसे झांसे में लेकर जो भी करना था वह सब किया, और अब वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। जब बबली ने यह बात विक्की को बताई तो विक्की उसे धमकाने लगा, धमकी देने लगा और उससे कहा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वह जो है फिर कहने लगा कि तुमको भी खत्म कर देंगे, तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। फिर मैडम ने पूछा, फिर क्या हुआ? सौरभ कहता है कि फिर उसे किसी ऐसे को पकड़ना था कि जिससे वह रिश्ता बना सके और जिसको यह कह सके कि यह जो बच्चा है वह इनका है। तो इसीलिए उसने मुझसे बातचीत करनी शुरू की। मैं समझ नहीं पाया, मुझसे प्यारी प्यारी बातें करने लगी, और जैसे ही 2 4 दिन बीता तो उसने एक दिन अपने घर पर मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं उसके घर पर चला गया, वहां पर कोई नहीं था। हम दोनों 2 मिनट बातचीत किए और उसके बाद ही वह मुझसे रिश्ता बनाने की बात करने लगी। मैं जो है उसे मना करने लगा। मैंने बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? लेकिन वह जो है मुझे कस्में और वादे ये सब का हवाला देते हुए बोली कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, इसीलिए तुम मना कर रहे हो। लेकिन मैं जो है उसे टाल रहा, और फिर वह कहने लगी कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी अगर तुमने रिश्ता नहीं बनाया तो। फिर मैं सोचने लगा
कि अगर यह इस समय रिश्ता बनाने के लिए इतना फोर्स कर रही है, तो अगर रिश्ता बन जाएगा तो उसके बाद ये पता नहीं क्या करेगी, क्या इसके दिमाग में चल रहा है। मैं जो है किसी तरीके से वहाँ से बोला कि अच्छा ठीक है, मैं कल आता हूँ। और उसके बाद मैं वहाँ से निकल आया। उसके बाद जब मैं घर आया और उसने मुझे फ़ोन किया, तो उसने बोली कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, किसी और से प्यार करते हो, इसीलिए तुम जो है मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन मैं सोच रहा था कि आखिर कोई लड़की ऐसा क्यों करेगी। फिर मैं समझ गया कि हो सकता है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो, वह किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसी हुई हो, और इसीलिए मैंने जो है उससे रात को बात करने के लिए कहा। फिर उसने रात को मुझे फ़ोन लगाया और मैंने फिर सारी रात उससे बात की। उसके बाद मैंने बबली से कहा, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम किसी बड़ी प्रॉब्लम में हो, जो भी है सच सच मुझे बता दो। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखो, मैं पढ़ा लिखा हूं और किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें वह दे सकता हूं। तब उसने जो मुझे सारी बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे फंस चुकी हूं और विक्की ने ऐसे ऐसे किया है मेरे साथ, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं जो है तुम्हारी मदद करूंगा। मैं विक्की से जाकर बात करूंगा। विक्की जो है दूसरे गांव का रहने वाला था, प्रधान जी का लड़का है, उनका दबदबा है, सब लोग जानते हैं, हर कोई उनसे डरता है। लेकिन मैं जाकर जब विक्की से बात किया तो विक्की ने जो है मुझे उल्टा सीधा कहने लगा। उसने बोला कि मैं तुझे ऐसा फंसा दूंगा कि जो तू लेखपाल बनने का सपना देख रहा है, अभी से लेखपाल बनने की कोशिश मत कर, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। विक्की ने गुस्से और धमकी भरे लहजे में कहा, मैं तुझे ऐसा फंसा दूंगा कि तू जिंदगी भर पछताएगा। जो तू लेखपाल बनने का सपना देख रहा है वो अभी से ही भूल जाएगा। मेरे से उलझने की कोशिश मत कर, वरना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ऐसा जाल बुनूंगा कि निकल नहीं पाएगा और तेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। वो मुझे उल्टा सीधा कहने लगा। मैंने भी कहा कि ठीक है, मैं तुझे देख लूंगा, तूने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की है। अब दोस्तों, वो सब कह रहा था और मैडम जो है बड़े गौर से उसकी बातें सुन रही थी। फिर उन्होंने बोला, फिर आगे क्या हुआ? फिर वो बोला कि फिर मैं उसके पिताजी के पास गया, उनसे सारी बात करी, तो उन्होंने भी उल्टा मेरे को बोला। उन्होंने कहा कि तूने ही रंगरलियां बनाई होगी और तू आज जाकर मेरे बेटे को फंसा रहा है। क्या भरोसा उस लड़की के कितने मिलने जुलने वाले लड़के होंगे, कोई मेरा एक बेटा अकेला थोड़ी ही है। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। मैंने बोला, नहीं, वह लड़की जो है, जो कह रही है सच कह रही है, और जो भी उसके साथ गलत काम किया है वो विक्की ने ही उसके साथ किया है। उसके बाद प्रधान जी मेरे ऊपर बौखला गए। उन्होंने बोला कि तुम इस मैटर से हट जाओ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। फिर मैडम, मैंने उनको बोला कि मैं कानून जानता हूँ, संविधान मैंने पढ़ा हुआ है, और एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, मेरे गांव की वह लड़की है, मैं जो है छोड़ूंगा नहीं। सोच लेना, अगर बबली कहेगी तो मैं उसका साथ दूंगा। आप दोनों लोगों को जेल जाना पड़ेगा, और इसीलिए उन लोगों ने मुझे फंसा दिया है। अब दोस्तों, मैडम जब ये बात सुनी तो उन्होंने बोली, चलो ठीक है, तुम्हारे बात पर अगर मैं मान भी लूं तो उस लड़की के माता पिता ने तुम्हारे नाम ही एफआईआर क्यों करवाया, तुम्हारे नाम से ही वह कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं? अब उसने बोला कि इस बात का मुझे नहीं पता कि वो लोग मुझे क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, क्या उसके माता पिता से तुम्हारी इस बारे में बात हुई थी कि उसके साथ जो भी कुछ हुआ है वो प्रधान जी के लड़के ने किया है? तो उसने बोला कि नहीं, इस बारे मेरी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि उसने हाथ जोड़ के मुझसे विनती करी थी कि ये बात किसी को मत बताना, वरना मैं कुछ कर जाऊंगी, इसीलिए मैंने किसी से नहीं बताया। फिर उन्होंने बोला, क्या उसने अपने माता पिता से बताया इस बात को? तो उसने बोला कि मुझे यह नहीं पता कि उसने अपने माँ बाप से बताया कि नहीं बताया। फिर वो बोले, यह बताओ कि लड़की फिर कहाँ गई? सौरभ ने बोला कि यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वह गई तो कहाँ गई, कहाँ? अब जो भी हो, उन्हीं लोगों का हाथ इसमें भी हो सकता है। अब दोस्तों, इतना कहते ही वह जो है रोने लगता है, उसके बाद बेहोश हो जाता है, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और दूसरी बात ये थी कि उसको इतना मार दिए थे वह जो दोनों कांस्टेबल लोग, कि वह जो है उसकी हालत बेहाल हो गई थी एकदम। अब दोस्तों बेहोश हो जाता है, थाने में हड़कंप मच जाता है और उस जेल में हाला मच जाता है कि बंदी गृह में एक जेल कैदी को पुलिस ने मारते मारते बेहोश कर दिया है और वह जमीन पर गिर गिर गया था। ये देखते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो किसी ने पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हालात की गंभीरता को देखते हुए उसे आनन फानन में स्ट्रेचर पर डालकर नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। रास्ते भर उसकी नब्ज चेक की जाती रही और सबकी सांसें थमी हुई थीं कि कहीं देर न हो जाए।
वहाँ पर उसको डिहाइड्रेशन हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर प्रधान जी पहुँचते हैं और जो बबली के माता पिता वह भी पहुँचते हैं और जो सौरभ के माता पिता हैं वह भी रोते बिलखते हुए पहुँचते हैं। अब जब प्रधान जी वहाँ पहुँचते हैं तो मैडम से कहते हैं कि क्यों लेकर आ गई तुम इसको हॉस्पिटल, अरे मर जाने देना था इसको। तो मैडम ने कहा कि प्रधान जी, अगर ये मर जाता तो उस लड़की के साथ इंसाफ कैसे होता, कौन बताता कि वो लड़की आखिर है कहाँ पर। तो प्रधान जी ने कहा कि इसका मर जाना ही उस लड़की के साथ इंसाफ हो जाता। अब दोस्तों, जब मैडम ये बात सुनती हैं तो कहती हैं कि अगर ये मर जाएगा तो ना जाने कितने बेकसूर लोग फंस जाएंगे। तो प्रधान जी कहते हैं फिर तुम इसकी सेवा करती रहो, और अगर किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो या काम तुमसे नहीं हो रहा हो तो वो भी बता देना, हम व्यवस्था कर देंगे। हमें इतना लेट इंसाफ नहीं चाहिए जबकि सारा मामला पहले से ही साफ है। अब दोस्तों, जो मैडम कहती हैं कि हाँ ठीक है, मामला साफ है, लेकिन जो भी कुछ होगा वो कानून के दायरे में ही रहकर होगा। आप परेशान मत होइए दोस्तों। उसके बाद जो है प्रधान वहाँ से चले जाते हैं और इधर जो है उसके जो माता पिता सौरभ के होते हैं वह उसका हालचाल लेते हैं। उनको भी वहाँ से हटा दिया जाता है। 4 पुलिस वाले जो है उसके देख रेख में लगे हुए थे कि कहीं ये भाग ना जाए। उसके बाद दोस्तों फिर उसको थाने लेकर आया जाता है और उसी शाम जो है दोपहर को उसके लेखपाल का रिजल्ट आ जाता है, जो कि वो परीक्षा पास कर चुका था। अब दोस्तों, जब उसके माँ बाप को ये खबर लगती है तो भागे भागे थाने आते हैं, मैडम से मिलते हैं, कहते देखो मैडम, मेरा बेटा लेखपाल बन चुका है। अगर मेरा बेटा लड़कियों के पीछे घुमा फिरा रहता या इस लड़की से बातें करता, क्या वह लेखपाल बन सकता था? क्या वह पढ़ने में इतना अच्छा हो सकता था? तो मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। तो वह लोग जो है बोले कि अपने बेटे से एक बार हमको मिलवा दीजिए। दोस्तों, वह लेकर जाती हैं उस बैरक में जहां पर वह बंद था। एक कोठरी होता है थाने पर, जहां पर अमूमन में 2 दिन 3 दिन या 24 घंटे कैदियों को रखा जाता है। वहां पर लेकर जाती हैं और जब उसके माता पिता सौरभ को बताते हैं कि वो लेखपाल बन चुका है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है। और उसके बाद अब वह कैसे चेक करें, तो मैडम के ही मोबाइल में वो अपना रिजल्ट चेक करता है और उसके बाद जो है मैडम भी उसे दबी जुबान में बधाई देती हैं और उसके बाद फिर जो है वह आती हैं थाने में और सारा कुछ वो मामला समझती हैं। उसके बाद फिर वो बबली के माता पिता के पास फ़ोन करती हैं, कहती हैं एक काम करो, आप लोग थाने आ जाओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसके माता पिता कहते हैं कि ठीक है, हम प्रधान जी को लेकर अभी आते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, प्रधान जी को लाने की ज़रूरत नहीं है। प्रधान जी तो ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं और वही आप लोगों को बुला रहे हैं, उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, जो उसके माता पिता भागे भागे थाने पर आते हैं, कहते हैं प्रधान जी कहाँ पर हैं? वो बोली प्रधान जी अभी अभी कहीं पर गए हैं, आ रहे होंगे, आप लोग बैठो। तो वो उन लोगों से कहती हैं कि देखो ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि इसने जो है कुछ किया है आपकी बेटी के साथ, और ये जो है मुझे निर्दोष लग रहा है। और तो उन लोगों ने बोला कि नहीं मैडम, इसी ने ही किया है और हमें पूरा यकीन है। तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर सच्चाई आप लोगों को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोग को सच्चाई पता है और फिर भी आप लोग झूठ बोल रहे हो तो ये समझ लो कि बेटी तो गई ही गई है। आप लोग भी चले जाओ, ये सोच लेना बचोगे नहीं। अब दोस्तों, इतना जो है सुनते ही वह लोग थोड़ा सहम जाते हैं। फिर मैडम कहती हैं कि तुम लोग क्यों किसी निर्दोष को फंसा रहे हो झूठे केस में, जब इसने कुछ किया ही नहीं है और आपको पता है कि आपकी बेटी कहाँ है, तो फिर आप इसे क्यों फंसा रहे हो? झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सारा मामला साफ हो चुका है और सब कुछ पता चल चुका है। अब दोस्तों, बबली के माता पिता एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, जैसे उनके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। मैडम ने सख्त लहजे में कहा, देखो, जो भी सच्चाई है वो अभी और इसी वक्त बता दो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर ज़रा भी चालाकी दिखाई या कोई झूठ बोला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमें पता चल चुका है कि यह निर्दोष है, और अगर इसके बावजूद भी किसी ने इसे फंसाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सोच समझकर जवाब देना, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब दोस्तों, इतना कहते ही वो लोग रोने लगते हैं तो कहते हैं, और ओ कहती है रोने की ज़रूरत नहीं है, निडर होकर बताओ जो भी कुछ है। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि मैडम, जो भी सच्चाई थी वो बता देते हैं कि एक दिन जो है मेरी बेटी रो रही थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने सारी बात बताई। अब उसके बाद जब हम लोग वहाँ पर गए प्रधान जी के पास, तो उन्होंने कहा ठीक है,
हम तुम्हारी बेटी से शादी करने को तैयार हैं, लेकिन जो लड़का सौरभ है उसने हमारे साथ बदतमीजी करी है। उसको सबक सिखाना है तो तुम लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा। उन्होंने मेरी बेटी को ले गए कहीं अपने रिश्तेदार के घर, वो कहाँ पर रखे हमको नहीं पता, और उसके बाद उन्होंने हमसे ही कंप्लेंट करवाया, और जो है वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैडम ये बात जब सुनती हैं तो कहती हैं कि ठीक है, अब तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैडम ने सख्त आवाज़ में कहा, लेकिन याद रखो, अगर सच्चाई से मुंह मोड़ा तो सोच लेना, सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। फिर ना तुम किसी काम के रहोगे और ना ही तुम्हारी बेटी मिलेगी। जो करना है अभी कर लो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। और बिना किसी से कुछ कहे यहाँ से चले जाओ, प्रधान जी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों अपने सीनियर्स को फ़ोन करती हैं, और सीनियर्स जो है कहते हैं कि तभी तो इतना दबाव बना रहा था, एक काम करो कि बाप बेटे दोनों को उठाओ और पहले उस बेटे को उठाओ। दोस्तों मैडम जो है जाती है और बक्की को उठाकर लाती हैं। उसके बाद इतना तुड़ाई करती हैं कि वह सारा कुछ कबूल लेता है कि हाँ, जो कुछ किया है मैंने ही किया है, मैंने ऐसे ऐसे किया है। अब उसके बाद प्रधान जी जो है हाथ पांव मारते रह जाते हैं, उनकी एक भी नहीं चलती है। उसके बाद उनको थाने बुलाया जाता है और तमाम धाराएं लिखकर उनको दिखाई जाती है कि ये धारा आपके ऊपर बन रहा है। अब दोस्तों वह जो है माफ़ी मांगने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि हमको माफ़ कर दीजिए। विक्की जो है वो भी कहता है हमको माफ़ कर दीजिए। वो बोलते हैं पहले तुम लोग लड़की को लेकर आओ, वह कहाँ पर है। अब दोस्तों वह कहीं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रखे थे, उसको बुलाया। तुरंत वो जो है आधे घंटे में थाने पहुंच जाती है, और उसके बाद अब विक्की जो है वह शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मैडम जो है वो बबली से पूछती हैं कि देखो ऐसा है कि तुम अपना फ्यूचर जो है वह सोच समझ कर बताओ, क्या तुम इसके साथ शादी करोगी। देखो शादी करने का कोई दबाव नहीं है, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 20 साल तक तो वैसे भी जेल में जा रहे हैं। विक्की उसका पैर पकड़ लेता बबली का, कहता है बबली मुझे माफ़ कर दो, बचा लो, और मैंने ही तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, क्योंकि वह जानता था कि इसी के हाथ में है कि या तो वह 20 साल के लिए जेल में जाएंगे या फिर उन्हें एक नई जिंदगी मिलेगी। तो वह कहता है बबली मुझे माफ़ कर दो, उसके हाथ पैर जोड़ने लगता है। प्रधान जी भी हाथ पैर जोड़ने लगते हैं। बबली जो है वो कहती है कि हाँ मुझे शादी करनी है दोस्तों। उसके बाद जो है वहाँ से मामला रफा दफा होकर वो लोग घर आते हैं, और मैडम जो होती हैं पूनम मैडम, दरोगा मैडम, वो फिर सौरभ से कहती हैं कि लेखपाल साहब हमको माफ़ कर दीजिए, हमने आपको बड़ी तकलीफ़ दी। तो लेखपाल जी कहते हैं कि मैडम आप भी तो अपना ही ड्यूटी कर रही थी, लेकिन आप जब मार रही थी तो इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही थी, लेकिन वो दोनों जो है हमको तोड़ कर रखती है। अब दोस्तों इस पर जो है वह मुस्कुरा देता है। मैडम जो है अफसोस जाहिर करती हैं, कहती हैं कि सौरभ जी और जो है आप तकलीफ़ मत दीजिए दोस्तों। उसके बाद जो है वह कहती हैं कि आपके इसी क्यूटनेस पर हमको आपसे प्यार हो गया है। दोस्तों उसके बाद दोनों में बातचीत चलती रहती है। वह अपना ड्यूटी करता है और मैडम अपनी ड्यूटी करती हैं, और दोनों में रोज़ 2-4 बार बातचीत होती रही है। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की कहानियों के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यह कहानी सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य और जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाई गई है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी के जरिए हम केवल जानकारी देना और समाज में जागरूकता फैलाना चाहते हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, ताकि लोग जागरूक हो सके। चलिए मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।